टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन। इसके टॉपिक में है आपके इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। इन सारे पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग की कम्युनिकेशन की ही सीरीज़ चल रही है और आज इसका ये थर्ड यूनिट है, इसका ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो पूरा देखिएगा इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के बारे में जिसका नाम है इंटरकल्चरल, ठीक है। तो इसको आज हम देखते हैं, ये संस्कृति से संबंधित है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसने, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाओं के रूप में कैसे समझाया कि ये इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है। तो एडवर्ड टी हॉल के अनुसार संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण संस्कृति है, और संस्कृति को संप्रेषण के माध्यम से पारित किया जाता है और संप्रेषण एक संस्कृति को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसी संस्कृति है उसको कम्युनिकेशन के द्वारा, कम्युनिकेशन भी किस तरह का हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, इसके द्वारा जो है उसको दर्शाया जा सकता है और इस तरह से अंतः संबंध बनाए जाते हैं। तो यही हो गया है कि संप्रेषण एक संस्कृति को दर्शाता है। और एडलर ने इसको किस तरह से कहा? एडलर के अनुसार कुछ ऐसा जो किसी सामाजिक समूह के सभी या लगभग सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। तो क्योंकि इंटरकल्चरल है तो इसमें एक से अधिक लोगों के बीच में, मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। और कुछ ऐसा होता है जो समूह के पुराने सदस्य युवा सदस्यों को बताना चाहते हैं। तो कैसे बताएंगे? कम्युनिकेशन के ही द्वारा। ऐसी धारणा व्यवहार को भी आकार देती है। तो ये इन सब के अकॉर्डिंग परिभाषाएं थी। अब देखिए, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। और इसमें जैसे मौखिक, वर्बल और नॉन वर्बल संदेशों की व्याख्या करते हैं और तब इसके द्वारा ही जो है कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर इस संप्रेषण में ये एक प्रमुख प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि कोई भी दो संस्कृतियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। पहले तो ये समझिए कि संस्कृति से मतलब क्या है। हम पढ़ते हैं ना सभ्यता और संस्कृति। तो संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या है? तो संस्कृति की सबसे सरल और संक्षिप्त परिभाषा हरकोविट्स ने दी थी। इन्होंने बताया संस्कृति मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण का भाग ही है, ठीक। तो मानव जिस पर्यावरण या वातावरण में रहता है और कार्य करता है उसके दो भाग किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्राकृतिक वातावरण होता है और दूसरा मानव निर्मित वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, ताप होता है, टेम्परेचर होता है, तूफान होता है, वर्षा होता है ना। मिट्टी की प्रकृति होती है, पहाड़, वनस्पतियाँ, वन, जंगल, ये सारी चीज़ें क्या होता है प्राकृतिक वातावरण में होती हैं। और दूसरे मानव निर्मित वातावरण में, जिसमें परंपराओं, प्रणालियाँ है ना, व्यवस्थाएं और उपकरण, भवन, संगीत, चित्रकारी, भोजन, तो रहने का ढंग है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मानव निर्मित पर्यावरण को ही संस्कृति कहा जाता है। उनकी बोली, विचार है ना, भाषा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आती है मानव निर्मित वातावरण। तो यही संस्कृति है। संस्कृति हमारे अंदर रहती है, मतलब हमारे द्वारा जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारी संस्कृति के द्वारा ही दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको कि जानना ज़रूरी है। और क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो जब इनके आप कंडीशंस को, इनके अंदर की बातों को सब समझ लेंगे, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, तो आपको आंसर देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण एक अनुशासन है जो विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक समूहों में संप्रेषण का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये विभिन्न संस्कृतियों के बीच की बात करता है और ये संप्रेषण बहुत ही विस्तृत होता है, जो कि स्वाभाविक रूप से विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, जातीय और शैक्षिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों में उनके द्वारा बने संगठन या सामाजिक संदर्भ के भीतर दिखाई देता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से लोग संसार को कैसे देखते हैं, संवाद करते हैं, अनुभव करते हैं, इसका पता लगता है। और संस्कृति ये भी निर्धारित करती है
कि व्यक्ति संदेशों को कैसे एनकोड करते हैं, उन्हें प्रसारित करने के लिए वे किस माध्यम का चयन करते हैं और संदेशों की व्याख्या किस तरह से की जाती है। क्योंकि कम्युनिकेशन में होता ही है कि सेंडर के द्वारा रिसीवर तक पहुंचा जाता है, मतलब वो उसको माध्यम के द्वारा रिसीवर जो है उसको ग्रहण करता है और फिर अपना फीडबैक देता है कि हाँ मुझे ये मैसेज ऐसे मिला। तो यही बात कह रहा है कि सांस्कृतिक संप्रेषण में, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में विभिन्न संस्कृतियों के लोग होते हैं और विभिन्न संस्कृतियों में भी क्या होता है, उनमें कोई भी संस्कृति एक जैसी नहीं है, उनके जो है विचार अलग होते हैं, उनकी वो बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है, इस तरह से सारी चीज़ें, उनका पहनावा अलग होता है, खान पान का ढंग। तो ये सारी चीज़ें किसी एक संस्कृति में तो किसी चीज़ को जैसे हाथ मिलाना किसी संस्कृति में अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी संस्कृति में उसको खराब माना जाता है। तो यही होता है संप्रेषण, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण। अब इसके देखिए बैरियर्स भी होते हैं, इनको जानने ज़रूरी हैं क्योंकि ये कुछ टर्म्स हैं। बैरियर्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स मतलब अवरोधक, जो कि इसमें रोध पैदा करते हैं, अवरोध, रुकावट डालते हैं। तो इसमें है एथनोसेंट्रिज्म, मतलब जातीयतावाद। तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी संस्कृति को ही एक आदर्श के रूप में मानने और सोचने की प्रवृत्ति है। इसके अनुसार मतलब इसका मतलब है कि अपना ही कल्चर सुपीरियर है। जातीयतावाद के मतलब कि जो इस संस्कृति के लोग होंगे वो अपने को ही सुपीरियर मानेंगे और दूसरे को नहीं मानेंगे कि ये हमारे बराबर नहीं है, उनको हमेशा हीन दृष्टि से देखते हैं। इसमें मनुष्य अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहता है और ये मनुष्यों की जो है टेंडेंसी होती है और लगभग सभी संस्कृतियों में पाई जाती है। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, एथनोसेंट्रिज्म। अब है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादिता। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है ना। अगर इसमें ये अगर किसी के अंदर आ जाता है तो ये इससे फिर आगे आदमी नहीं बढ़ पाता है। कोई भी धारणा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये पहले से जो बना ली वो रिमूव नहीं हो सकती है। तो स्टीरियोटाइप में ही ये होता है। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट रहता है, मतलब दिमाग में ये चीज़ सोच ली जाती है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, ज्ञान, बुद्धि के द्वारा जो चीज़ सोची जाती है। तो इसमें दिमाग में पहले से ये सोच लिया जाता है कि हाँ ये सही है या नहीं, ये इस टाइप का है, ये ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ है। प्रेजुडिस, इसमें प्री जजमेंट, यहाँ पर किसी भी ग्रुप के लिए, उसके कल्चरल के लिए नेगेटिव धारणा बना लेते हैं। प्री जजमेंट, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है लेकिन वो पहले से ही उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं। इसमें फीलिंग कंपोनेंट होता है और ये पहले से ही भाव रहता है। तो इसका कंपोनेंट क्या हुआ, फीलिंग। वो फील ऐसा कर लेता है कि इसमें इसकी चीज़ें तो खराब ही हैं, इस संस्कृति के लोग या इस जाति के लोग ऐसे हैं, ये ठीक नहीं है, और तो ये नेगेटिव धारणा इनके अंदर आ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन, विभेद, भेदभाव। इसमें भेदभाव करके दिखा दिया जाता है। ऐसे कुछ एक्शंस कर दिए जाते हैं, उनसे ये पता लग जाता है कि ये उच्च जाति के हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपोनेंट कौन सा हुआ, एक्शन। चीज़ें करके दिखाई जा रही हैं, ऐसी क्रिया प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये कुछ बैरियर्स थे जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंटरकल्चरल के। फ्रेंड्स, इतनी वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में भी औपचारिक शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर क्लासरूम इंटरेक्शन जो होता है किसके बीच में होता है, टीचर, लर्नर और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में होगा टीचर और लर्नर के बीच में। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र मतलब कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन होता है दिमाग, जिसमें कि बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है। इसमें ज्ञान, समझ और विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारी क्षमताओं को विकसित करने से संबंधित होता है। कॉग्निटिव डोमेन में ये सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ाई जाती हैं, इनको इम्प्रूव किया जाता है। इसलिए संप्रेषण किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये प्रक्रिया शिक्षक, शिक्षार्थी, संदेश, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और संप्रेषण मीडिया जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं और इसके 4 सोपान हैं। देखिए, पहला है शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, और रुचि पैदा करना मतलब कि उसमें इंटरेस्ट लाना, उसको ये चीज़ें पहले से लेसन शुरू करने से पहले ही इन चीज़ों के बारे में बताना
जिससे उसका एक डेवलपमेंट मतलब इंटरेस्ट डेवलपमेंट हो उसका, और उसको चीज़ जानने की उत्सुकता जागे। विषय वस्तु को संगठित करना, कि अगर कोई चीज़ कंपैरिजन वाली है तो उसको कंपैरिजन करके बताया जाए, जैसे कोई चीज़ उसको पहले से पता है और फिर अभी हम जो बताना चाह रहे हैं तो दोनों में कंपेयर किया, अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर के बारे में बताया। तो इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज ढंग से प्रदर्शित करना चाहिए। उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन, और जैसा उद्देश्य निर्धारित किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको बताना, कि मुख्य बिंदु जो मेन पॉइंट्स हैं और विपरीत विचारों को एक दूसरे के साथ तुलना करना, कैसा उद्देश्य हमने निर्धारित किया है, उस तरह से छात्रों की कुछ उनको जो है कुछ ऐसी गतिविधियाँ, कुछ एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करके बताया जाए। इस तरह से यहाँ पर उनका जो है पुनरावलोकन करना चाहिए। ठीक है, रिव्यू। फीडबैक, प्रतिपुष्टि। फीडबैक में क्या होता है, शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है कि वो इस बात की जानकारी रखें कि छात्र सूक्ष्म व प्रत्यक्ष ढंग से कैसे प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि देते हैं। अगर वो पॉजिटिव वे में दे रहे हैं, जैसे क्लासरूम में कुछ बताया गया और उसका वो रिस्पॉन्स सही दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन अगर बच्चे का ध्यान कहीं और है और वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है तो रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं देगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गए इसके सोपान। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 4 कौन कौन से हैं देखिए। शिक्षकों के लिए है, फिर मैसेज डिज़ाइन के लिए संदेश नियत करने के सिद्धांत, शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत है, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। अब इसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, शिक्षकों के लिए सिद्धांत, प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। यहाँ पर यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होना। इसमें मतलब हुआ कि छात्रों की सामर्थ्य और दुर्बलताओं को पता लगाना, उनके बारे में जानकारी करना। ठीक है, विषय वस्तु में दक्षता, टीचर का अपने जो विषय है उसमें ज़रूर उसको जो है एकदम निपुण होना चाहिए, उसकी स्किल डेवलपमेंट उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को समझना मतलब कि शिक्षक को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी 2 छात्र एक जैसे नहीं होते, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो एक साथ समान एक तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। कोई अगर कमज़ोर है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासरूम टीचिंग करनी चाहिए, और अगर कोई तेज है या कोई कमज़ोर है, दोनों को साथ एडजस्टमेंट करके चलाना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण कौशल, तो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव ही होना चाहिए, वो चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। पेडागॉजी एंड एंड्रागॉजी, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में उसका जो है दिया हुआ है। तो पेडागॉजी, इन दोनों के मिश्रण से ही कक्षा संप्रेषण को, क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना, तो उसका ज़रूरी होता है कि शिक्षक जो है बायस ना हो, ठीक है, और अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हो। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैसेज को लेके कौन कौन से सिद्धांत हैं, स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए एक स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट होना चाहिए। एम मेजरेबल, मेज़र करने योग्य। अचीवेबल, जो जिसको पाया जा सके, मिल गया है मतलब प्राप्त किया जा सके। रियलिस्टिक, यथार्थवादी। और टाइम फ्रेम, निर्धारित समय सीमा। स्मार्ट मतलब यही है, ये चीज़ें स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य को निर्धारित करती हैं। उचित अनुक्रम, प्रॉपर सीक्वेंस, इसमें क्या होता है कि जैसे कि बच्चे की क्या एज है और उसका जो स्टैंडर्ड क्या है, मेमोरी मतलब उसका लेवल, जो कि टीचिंग लेवल मतलब उसको किस तरह से दिया जाए, उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका जो माइंड है वो कितना डेवलप है, तो इसके अनुसार सरल से जटिल की ओर, आसान से कठिन की ओर, जो बच्चे जानते समझते हैं उससे उनको रिलेट करके पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यही हो गया प्रॉपर सीक्वेंस। अब सुबोध भाषा का उपयोग, लैंग्वेज बहुत सही होनी चाहिए। राइट सिंबल्स, उचित प्रतीकों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आजकल ये सोशल मीडिया वगैरह में भी बहुत सारे इमोटिकॉन्स होते हैं, इमोजीज होते हैं ना, तो वही चीज़ है कि वहाँ पर भी बच्चों को एक सही राइट सिग्नल बताया जाना चाहिए। प्रासंगिक अभ्यास, रेलिवेंट प्रैक्टिस ज़रूर कराई जाए, जिससे कि एक अच्छा जो है उसमें एक स्किल डेवलप हो जाती है। और इलस्ट्रेशन, उदाहरणों के द्वारा समझाने से कम्युनिकेशन और ज़्यादा आसान हो जाता है। शिक्षण विधियाँ और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत,
तो प्रासंगिक और उचित विधियों और मीडिया का चयन करना चाहिए कि जो शिक्षार्थी के स्तर के लिए उपयुक्त हों। शिक्षार्थी का स्तर किस तरह का है, छोटे बच्चे हैं या मीडियम है या हायर क्लास के हैं, को उसके अकॉर्डिंग ही जो है विधियों का और मीडिया का चयन करना चाहिए। विविध विधियों और मीडिया का उपयोग मतलब ये नहीं कि एक ही उस पर हम एक ही पैटर्न पे पढ़ाई करा रहे हैं, ऐसा नहीं हो चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है छात्रों की रुचि बनी रहती है और क्लासरूम में बोरियत नहीं होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो भी मीडियम्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो भी मीडियम्स का उपयोग किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, विजिबल अच्छा होना चाहिए। विभिन्न मीडिया का एकीकरण से मतलब होता है कि जैसे कि कोई अगर क्लिपिंग दिखाई जाती है तो उससे संबंधित, अगर जैसे क्लासरूम में ही कोई क्लिपिंग, ऐसे बच्चों को कोई चीज़ समझानी दी जा रही, कोई मैसेज उसको देना है और वो क्लिपिंग दिखाई गई, तो उसके बाद उससे संबंधित क्या होता है, डिस्कशन होना चाहिए, फिर कुछ क्वेश्चंस रेज करने चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए। तो इससे फिर कम्युनिकेशन अच्छा होगा और जो है क्लासरूम इंटरेक्शन बढ़िया होगा। ठीक है, तो यही एकीकरण से मतलब हुआ कि ऐसा नहीं हो, बिखराव नहीं लगना चाहिए कि हाँ बस फिल्म दिखाई जा रही है तो फिल्म दिखाई जा रही है। बच्चे को ये लगे कि ये हम पढ़ाई का ही पार्ट, अपनी स्टडी का ही एक पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लिपिंग देख के। अभी इससे संबंधित हमको प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो यही हो गया एकीकरण। फिर देखिए अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की संख्या सीमित रखनी है, क्योंकि इसीलिए क्या है जो है कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है शिक्षक छात्र अनुपात भी तय करती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि क्लासरूम में बैठने की जगह ही ना हो और बच्चों की संख्या अनलिमिटेड हो जाए। फिर बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, सही फर्नीचर होना चाहिए, प्रकाश, वायु और इन सब का मतलब वो होना चाहिए कि अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। छात्रों के साथ सामरस्य और सामंजस्य स्थापित करना ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे शिक्षक छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण एक अच्छा इंटरेक्शन बनाया जा सकता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे कि टीचिंग लर्निंग जो है क्लासरूम में इसको और अच्छा बनाया जाए। ठीक है, और जो इनोवेशंस के लिए प्रेरित करना। इनोवेशंस के मतलब ये होता है कि अगर छात्रों के सामने कोई समस्या आ जाती है तो उनका देखने का नज़रिया बहुत ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी डेवलप हो जाता है। प्रबलन प्रदान करना मतलब मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट। इसमें कुछ भी हो सकता है, बच्चों की प्रशंसा, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा अचीवमेंट, अच्छा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है उनकी, तो प्रशंसा, पुरस्कार और इस तरह से उनको जो है मोटिवेट किया जा सकता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है उनको और सीखने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और उनकी लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से रीइंफोर्समेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल पे आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।